नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एसएससी जीडी के क्वेश्चंस को लेकर जो आपके आने वाली परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा सहायता देने वाले हैं। इसलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है इसकी हम लोग पहली सीरीज कर चुके हैं और ये जो है ये सीरीज नंबर 2 है, यानी कि पहली वाली सीरीज हमारी हो चुकी है। अगर आपने पहली सीरीज नहीं देखी है तो आप पहले पहली सीरीज देख लें, उसके बाद दूसरी सीरीज आप देखिएगा। ऐसी लगभग 5 सीरीज आपके सामने आएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है इन 5 सीरीज में आपके इतिहास के जो प्रश्न हैं वो पूरे के पूरे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज। देखिए प्रश्न है कि खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि हमें पता है हर शासक अपने क्षेत्रों को गवर्न करने के लिए उनमें कमांडर या गवर्नरों की नियुक्ति करता है जिनके अलग अलग नाम होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे खिलजी और तुगलकों के द्वारा जो गवर्नर नियुक्त किए गए थे उन गवर्नरों के जो क्षेत्र थे उनका नाम था इक्ता। याद रखिए इस इक्ता व्यवस्था को जो प्रारंभ किया है वह इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया है। यानी कि आपसे अगर आगे चल के ये प्रश्न पूछा जाए इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया तो आंसर होगा इल्तुतमिश। समझ पा रहे हैं? इल्तुतमिश ने एक और व्यवस्था प्रारंभ की थी जिसे कहा जाता है तुर्काने चहलगानी या गुलाम चालीसा। इसमें क्या होता था बेटा? 40 गुलामों का एक संगठन होता था और ये 40 गुलाम जो होते थे ये क्या करते थे? यह प्रशासन को चलाया करते थे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। यह व्यवस्था भी किसने लागू की थी? इल्तुतमिश ने लागू की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और राजा खाली स्थान की प्रेम कथा है। हमें पता है कि कालिदास द्वारा बहुत सुंदर एक ग्रंथ लिखा गया जिसे कहा गया अभिज्ञान शाकुंतलम। इस कहानी में शकुंतला और राजा दुष्यंत के बारे में वर्णन था। बेसिकली हम आपको बताएं ये इन दोनों की प्रेम कथा थी। कालिदास ने कई नाटक लिखे जहां से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको और जानकारी देना चाहूंगा। आप देखिए हो सकता है आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि देखिए मालविकाग्नि अग्निमित्रम, यह भी कालिदास की रचना है और इस रचना में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कहानी है। देखिए नाम से ही स्पष्ट होगा, मालविका और अग्निमित्रम, यानी कि मालविका और अग्निमित्रम के प्रेम की कहानी है। वही अगला एक है रचना कुमार संभवम। इसमें बेटा शिव और पार्वती के प्रेम की कथा है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कार्तिकेय का जन्म भी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कार्तिकेय को षडानन भी कहते हैं। षडानन का तात्पर्य होता है 6 आनन वाला, जिसके 6 सिर हैं। यह बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है। यह बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है। यह भी कई बार पूछा जाता है। अगला हम देखते हैं मेघदूत। मेघ माने बादल, दूत माने दूत, यानी कि यह एक ऐसी रचना है जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से प्रेयसी को संदेश पहुंचाने की बात कही गई है। यानी कि यक्ष जो है वह कह रहे हैं बादलों, मेघ
आप मेरा संदेश मेरी प्रेयसी तक ले जाइए। आज तो अब भाई बहुत साधन हो गए, व्हाट्सएप हो गया और भी कई साधन हो गए, मैसेंजर हो गए, हम लोग अपने मैसेज खटाक से भेज देते हैं। पहले ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो ऐसे में मेघों का प्रयोग किया गया इसके लिए, सूचना के आदान प्रदान के लिए। ठीक है, यह रचना भी कालिदास की है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा रखा गया था। यानी कि यहां पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे को अपनाया जिसके केंद्र में क्या था, चरखा था। याद रखिए 1931 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक तिरंगे को स्वीकृति दी थी जिसके केंद्र में चरखा था। वर्तमान का जो तिरंगा है इसके केंद्र में क्या है, एक चक्र है जिसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। याद रखिए इस चक्र का जो रंग है वो काला नहीं है, चक्र का रंग कैसा है, गहरा नीला। ये बहुत बार पूछा जाता है, चक्र का रंग कैसा है, गहरा नीला। ठीक है, देखिए इसे हमारे संविधान ने कब मान्यता दी, हमारे ध्वज को 22 जुलाई 1947 हमारे ध्वज से संबंधित एक कमेटी भी बनी थी जिसका नाम था झंडा समिति। याद रखना इस झंडा समिति को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन मैं सारे विवाद आज खत्म कर देता हूं। कभी भी इस झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर होगा, आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई किताबों में जेबी कृपलानी मिल जाता है जो कि बिल्कुल गलत है। झंडा समिति कभी भी पूछी जाए और उसका अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वर्ष खाली स्थान में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ में लेकर सत्याग्रह का आयोजन किया। याद रखिएगा गांधी जी ने भारत में कई आंदोलन किए और इन आंदोलनों से परीक्षा में सदैव प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये अहमदाबाद के श्रमिकों को लेकर आंदोलन पूछा जा रहा है, तो गांधी जी ने 1918 में एक आंदोलन किया था जिसे कहा गया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये अहमदाबाद के मिल में काम करने वाले मजदूरों के आंदोलन थे। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। हुआ क्या कि अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। प्लेग एक ऐसा रोग होता था जो वायु से वायु में फैलता था, जैसे कोरोना हुआ था, प्लेग था। तो इसमें क्या हुआ कि लोग मिलों को छोड़ छोड़कर भागने लगे। ऐसे में मिल मालिकों को यह लगा कि अगर सारे मजदूर चले जाएंगे तो हमारी तो मिल बंद हो जाएगी। और ऐसे में मिल मालिकों ने क्या किया, उन मजदूरों को बोनस देने की बात कही। तो कुछ मजदूर अपनी जान की बाजी लगाकर वहां पर रुक गए, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय नॉर्मल हुआ, समस्याओं का समाधान हुआ, तो बाकी की मजदूर भी वापस आने लगे और मिल मजदूरों ने जो बोनस देने की बात कही थी उस बात को नकार दिया। गांधी जी ने इसी बात पर क्या किया, आंदोलन किया और मजदूरों को क्या दिलवाया, पुनः बोनस दिलवाया। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ, 1918। देखिए गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे आंदोलन पूछे जाते हैं, तो यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन लिखे हैं। आप लोग अगर इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो हो सकता है परीक्षा में एक प्रश्न आपको मिल जाए। जैसे आप देखिए चंपारण आंदोलन भारत में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया पहला आंदोलन था बिहार में। इसे 3 कठिया आंदोलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, 3 कठिया आंदोलन। 3 कठिया का मतलब होता है 3/20 भाग। 3 कठिया का मतलब क्या होता है, 3/20 भाग। ये नील की खेती से संबंधित था। खेड़ा किसान सत्याग्रह 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान था।
मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। असहयोग आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1920 संविधान के आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। याद रखिए, बहुत बार प्रश्न कैसे पूछा जाता है, एक कॉलम ए बना देगा, एक कॉलम बी बना देगा। कॉलम ए में आंदोलनों के नाम रख देगा और कॉलम बी में सन लिख देगा। आपको मिलान करना होगा। इस तरीके से प्रश्न ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलिएगा मत, क्योंकि हम और हमारी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, जिससे आपको घर बैठे सारी चीजें मिलेंगी। आप आसानी से घर बैठकर आसानी से सारी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान साम्राज्य के शासन काल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा साम्राज्य रहा जिसे भारत में स्वर्ण युग की तुलना दी जाती है। तो याद रखिए, गुप्त साम्राज्य को भारत में स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य को भारत में स्वर्ण युग की तुलना दी जाती है। तो यहां पर आपको याद रहेगा स्वर्ण काल, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, राजा मानसिंह तोमर ने खाली स्थान पर शासन किया। तो याद रखिए, जब भी मानसिंह तोमर की बात की जाए तो आपको ग्वालियर याद आना चाहिए। मानसिंह तोमर एक राजा थे, तोमर वंश के राजा थे, जिनका कार्य क्षेत्र या शासन क्षेत्र ग्वालियर रहा। आप प्रश्नों को, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को याद करते रहिए। देखिए, अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है कि सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई। सैयद अहमद खान द्वारा निम्न में से किस वर्ष अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर मारेंगे बी, 1875 ईस्वी। अगला देखिए, कुछ और आंदोलन हैं जिनके प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला मुस्लिम लीग की स्थापना, आंसर है 1906। ये बहुत बार पूछा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। खिलाफत आंदोलन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अली बंधुओं के सहयोग से महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था 1919। खुदाई खिदमतगार 1930 खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था। अब आप समझ ही गए होंगे लाल कुर्ती आंदोलन क्यों कहा जाता था, क्योंकि इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोग लाल रंग के कपड़े पहनते थे, लाल रंग की शर्ट या कुर्ता पहनते थे। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून पठान नेता थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध जो था वो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये हमारा भारत है तो इसका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र से ही खान अब्दुल गफ्फार खान आते थे। ठीक है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न मिलता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। देखिए, परीक्षा एक दिन की मेहनत से सफल नहीं कर सकते। आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार अभ्यास करना पड़ेगा, और तब तक अभ्यास करना पड़ेगा जब तक सफलता आपकी मुट्ठी में ना हो। तो निरंतर पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। हमारे जैसे कई टीचर
आपकी सेवा में उपस्थित हैं, निःशुल्क इतना अच्छा मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, निःशुल्क आप लोग पढ़ें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें और बिल्कुल आनंद से अपने एग्जाम की तैयारी करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। काशी, कौशल, मगध, वत्स, चेदी, अंग, इस तरीके के 16 महाजनपद थे। तो उनमें से ये प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से नहीं था? तो याद रखिए कामरूप 16 महाजनपदों में से नहीं था, है ना। कुरु था, कौशल था, अंग भी था, लेकिन कामरूप नहीं था। मैं कामरूप से एक आपको प्रश्न बताना चाहूंगा। 2011 के टेट में एक प्रश्न पूछा गया, कामरूप किसका प्राचीन नाम था? तो याद रखिएगा असम, जो वर्तमान में असम है, उसका प्राचीन नाम क्या था? कामरूप था। आपसे जब भी कोई पूछे कि कामरूप किसका प्राचीन नाम है, तो आप बताएंगे कि असम का प्राचीन नाम कामरूप था। क्या ये 16 महाजनपदों में था? नहीं, ये 16 महाजनपदों में नहीं था। मैं आपको बता देता हूं 16 महाजनपदों में कौन कौन से थे। तो 16 महाजनपदों में आप देखिए कौन कौन से थे। अंग, मगध, काशी, वत्स, मज्जी, कौशल, अवंती। अवंती देखिए, अवंती उज्जैन का प्राचीन नाम है। अवंती किसका प्राचीन नाम है? उज्जैन का। मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, सूरसेन, अस्मक, गांधार, ये सब किसके 16 महाजनपदों के नाम है। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन 16 महाजनपदों को याद कर सकते हैं। परीक्षा में एक प्रश्न यहां से जरूर उठता है, या तो इनकी राजधानी पूछ ली जाती है, या डायरेक्ट जैसे अभी पूछा गया कि निम्न में से कौन 16 महाजनपदों में नहीं है, ऐसे एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई? बेटा यह प्रश्न भी एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया। महास्नानागार, ग्रेट बाथ इसे इंग्लिश में बोलते हैं, यह मोहनजोदड़ो से मिला। कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। यानी इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है। एक इस तरीके का बृहद स्नानागार था, ठीक है ना। इधर सीढ़ियां बनी हुई थी, इधर चेंजिंग रूम बने हुए थे, ठीक है ना। इस तरीके का एक बृहद स्नानागार था, ये मोहनजोदड़ो से मिला। प्रायः माना जाता है कि जब व्यक्ति, उस समय का व्यक्ति जब धार्मिक अनुष्ठान करता था, उससे पहले इस बृहद स्नानागार में उसे स्नान करना होता था, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला आपको? बृहद स्नानागार मिला। आइए कुछ चीजें हम और देखते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए आपसे यह पूछा जा सकता है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से मिली? नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से मिली? तो वो भी आपको मोहनजोदड़ो से मिली। 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ कहां से मिले? इनकी भी प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली। महान स्नानागार जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, यह महान स्नानागार भी हम लोगों को कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। कालीबंगा, देखिए कालीबंगा का मतलब होता है कांच की काली चूड़ियां। तो ये यहां से हमें मिला। जुते हुए खेत, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले यहां से। आपसे पूछ लेगा जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले, आप बताएंगे कालीबंगा से। लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिले। लोथल से बेटा हमें क्या मिला? चावल के साक्ष्य मिले। वहीं बनवाली से हमें क्या मिला? मिट्टी से बना हुआ एक हल मिला। ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग जरूर इन्हें करेंगे। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती
किस जनजाति से थी? तो मैं आपको बता दूं, रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से आती थी। ये गोंड थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसे इस तरीके से लिखें। किस जनजाति से आती थी? ये गोंड जनजाति से आती थी। ठीक है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया? बिल्कुल याद करने वाला क्वेश्चन है। 1765 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 ईस्वी में इन्होंने दीवानी के अधिकार प्राप्त करा दिए थे। अगला प्रश्न है, बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? मेरे बच्चे याद रखना, भारत में बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध से प्रारंभ करता है और पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को परास्त करता है और भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो आपका आंसर है 1526 ईस्वी। ये प्रश्न देखिए एक बार फिर आ चुका है और फिर आया है, और ये देखिए सेकंड शिफ्ट 6 दिसंबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसे याद कर लेंगे। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या है? देखिए, यात्रा और मौर्य काल में तीर्थ यात्रियों से जो कर लगाए जाते थे उन्हें यात्रा वेतन का नाम दिया जाता था। क्या कहा जाता था? यात्रा वेतन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसानों की उपज के लगभग खाली स्थान प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था। तो देखिए, सबसे पहली चीज है, अलाउद्दीन ने जो खराज कर लगाया था वह कृषि कर था। खराज कर कैसा चलता? खराज कर किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। खराज कर कृषि से संबंधित था और यह कर जो था वह कितने 50% लिया जाता था। मतलब जो भी पैदावार होती थी उसका आधा लिया जाता था। तो चारों में ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। यानी कि खराज कर उपज का 50% लिया जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन तत्कालीन बंबई में व्योमेश्वर बनर्जी की अध्यक्षता में खाली स्थान किया गया। तो देखिए, हमें पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई और इसी समय यहाँ का पहला अधिवेशन हुआ था। तो इसका आंसर डी सही है, दिसंबर 1885। आपको पता है इसका द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ होगा, तृतीय 87 में और चतुर्थ 88 में हुआ होगा। द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तृतीय अधिवेशन मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। और चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। ठीक है ना? इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? देखिए, भारत में 3 तरीके की मंदिर स्थापत्य कलाएं हैं। नंबर 1 जो है वो है नागर शैली, नंबर 2 जो है वो है बेसर शैली और नंबर 3 जो है वो है द्रविड़ शैली। ठीक है, तो हम देखते हैं, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, नागर शैली है। प्रश्न पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो हमारा उत्तर ये सही हो जाएगा, यह मंदिर के स्थापत्य कला से शैली नहीं है। मंदिर के स्थापत्य कला से यही 3 शैलियां जो है वो प्रसिद्ध है। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो देखिए, रंगपुर जो है वो गुजरात में स्थित है। भारत के गुजरात में लोथल और रंगपुर स्थित हैं। तो ये आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ?
देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ, 1919 ईस्वी में हुआ, जहां जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलीबारी करा दी और कई भारतीय, ऐसे भारतीय जिन्हें कोई मतलब भी नहीं था भारत की आजादी से, वो भी मारे गए। बिल्कुल ऐसे लोग मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था, बिल्कुल निर्दोष लोग मारे गए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर में एक पार्क था जिसका नाम था जल्ली का पार्क, और इसी पार्क को जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। ठीक है। हौज-ए-सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा किया गया? याद रखिएगा, हौज-ए-सुल्तानी का जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया है। हौज-ए-सुल्तानी इल्तुतमिश की कारस्तानी, ऐसे याद करेंगे। हौज-ए-सुल्तानी इल्तुतमिश की कारस्तानी, तो इस तरीके से इल्तुतमिश इसका आंसर सही हो जाएगा। ये देखिए 20 क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से पूरे हो गए, और हम लोग अगर चाहें तो कुछ ही समय में ये 20 ऐसे प्रश्न याद कर सकते हैं जो एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें दोबारा से रिपीट होने की इनकी चांसेस रहते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अगला पार्ट लेकर मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊंगा। धन्यवाद।